क्वेश्चन नंबर 15 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड केस वी गेट 1:1। ओके, निम्न में से किसमें 1:1 के अनुपात देखने को मिलते हैं। यानी कि आपको बोला जा रहा है सिंपली कि 1:1 रेशियो, आपको ये जो दिए हुए 4 ऑप्शंस हैं, जो 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि आपको 1:1 रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आंसर इज टेस्ट क्रॉस। ओके, आंसर विल बी टेस्ट क्रॉस, सी होगा। क्यों होगा, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, कैसे 1:1 रेशियो होगा। सिंपली 1:1 रेशियो कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी आप जब क्रॉस कराते हो तो उसमें 4 मेंबर बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो 4 मेंबर को चारों को लिखना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, 2 को ही मेंशन किया जाता है। 1:1:1:1। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। 1:1 मीन्स दैट कि 1:1:1:1। ये सीक्वेंस, ऐसा रेशियो आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो ये सही आंसर टेस्ट क्रॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इफ कोडिंग स्ट्रैंड इज दिस, okay, 5' to the 3', this coding showing 5' to the 3', then the mRNA sequence will be, अगर DNA में ऐसा सीक्वेंस है 5' से 3' की तरफ, तो जब उससे mRNA बनेगा तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा। ओके, सिंपली यदि कोडिंग रज्जू यानी उसकी जो DNA की रज्जू है वो 5' से 3' की तरफ ये कोड दिखा रहा है, तो mRNA पर इसका अनुक्रम क्या होगा। जब इससे mRNA बनेगा, DNA के इस सीक्वेंस से mRNA बनेगा, तो mRNA पर इसमें से कौन सा कोड होगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, ये 5' से 3' की तरफ का कोड दिया हुआ है। ओके, और यहाँ भी आपको 5' से 3' की तरफ से ही ये कोड दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर आप ऐसे DNA लेकर चलते हो तो 3' to 5', 5' to 3' ऐसे DNA हो गया। ओके, और आपको दिया हुआ है कि DNA में कैसे सीक्वेंस हैं, ये 5' से A T G C A T, यही है A T G C A T, ये 5' से 3' की तरफ DNA में ये सीक्वेंस है। ओके, तो mRNA क्या होगा, mRNA जस्ट इसका ऑपोजिट बनना शुरू होगा ना, मीन्स दैट कि mRNA का जब फॉर्मेशन होगा तो वो इस वे में होगा, इधर से 5', इधर से 3'। ओके, तो ये 5' की तरफ जस्ट ये mRNA का थ्रेड बन रहा है, तो mRNA के थ्रेड में T का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडेनिन है ना, एडेनिन, तो यहाँ पे एडेनिन हो गया। A का जस्ट ऑपोजिट थायमिन होता है, पर यहाँ पे mRNA बन रहा है, इसलिए थायमिन की जगह पे यहाँ क्या लिखोगे, यूरासिल। तो A का ऑपोजिट थायमिन होता है, पर यहाँ पर यूरासिल लिखोगे क्योंकि ये mRNA बन रहा है। C का जस्ट ऑपोजिट क्या लिखोगे, G, G का ऑपोजिट C, T का ऑपोजिट A और A का ऑपोजिट U। ओके, अब बात आती है कि AUGCAU ये वाला सीक्वेंस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा जिस तरह से यहाँ ऑप्शन में दिया है वैसे अरेंज कर दूँ। तो 5' में हमें क्या मिल रहा है, AUGCAU, ये 5' से 3' की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वाले सीक्वेंस हो गए mRNA में। तो ऐसा सीक्वेंस कहीं पर है, नो, कहीं नहीं है, मीन्स ऑप्शन में प्रॉब्लम है। ओके, तो दिस विल बी द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, AUG वाला तो एक ही B नंबर में दिख रहा है। ओके, डबल G हो जा रहा है यहाँ पर। ओके, ये आप टिक कर दोगे। अंडरस्टैंड, ये सीक्वेंस सही है, बट एक G जो है यहाँ पर मेंशन हो गया है, गलती से हो सकता है मिसटाइप हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ऑप्शन B यहाँ पे राइट हो जाएगा, पर ये राइट है नहीं, यहाँ G के जगह पर C होना चाहिए। ओके, दिस इज द
राइट सीक्वेंस। अब ये बन गए, तैयार हो गए। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17. Question number 17 is saying that how many regions are there in a transcription unit in DNA? ओके, जब कोई डीएनए होता है जिसमें कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो एंटी पैरेलल है, ठीक है। उसमें जो डीएनए के बीच में बेस पेयर्स लगा है उसके अपने कोड्स हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा डीएनए है, इस डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन, है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रतिलेखन। ओके, तो ये डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिलेखन कहलाएगी। तो इस प्रतिलेखन प्रक्रिया में पूछा जा रहा है कि डीएनए पे कितने सारे साइट यानी कितने भाग होते हैं, उसको डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए कितने भाग डीएनए पे होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं समझा दूं, फिर आप चुन लोगे। मैं आपको समझाई थी कि जब डीएनए से एमआरएनए तैयार होता है तो वहाँ पर प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और कुछ ZYA जीन, ऐसे जीन होते हैं, है ना। उसके बाद जब इसको टर्मिनेट करना होता है, मीन्स ये जो प्रक्रिया चल रही है प्रतिलेखन की, वो चलती तो नहीं रहेगी ना, बंद होगी। तो बंद होने के लिए एक बहुत दूर में कहीं पर एक खास जगह होती है जिसको T जीन भी बोलते हैं। अब ये क्या है? P जीन मीन्स प्रोमोटर जीन, O मीन्स ऑपरेटर जीन और ZYA तक में ये पूरा का पूरा कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। याद आ रहा है? तो ये प्रोमोटर जीन हो गया, ऑपरेटर जीन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया और एक ये हो गया टर्मिनेटर जीन। ओके, तो टोटल आपको यहाँ कितने जीन मिल रहे हैं एक डीएनए सीक्वेंस के ऊपर? 4 साइट, 4 भाग, लेकिन ऑप्शन में 4 दिया हुआ ही नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि मेजरली यहाँ पर ऑप्शन में प्रोमोटर और ऑपरेटर यहाँ पर एक जीन मानकर चलते हैं और ये एक जीन हो गया, ठीक है। कौन सा? प्रोमोटर को मानते हैं, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। भले वहाँ पर जीन है जो आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, प्रतिलेखन करेगा, जिसके अलग अलग अपने नाम हैं, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर को एक जीन माना जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन को दूसरा मानते हैं और टर्मिनेटर जीन को तीसरा मानते हैं। 1 2 3, तो टोटल डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट यानी प्रतिलेखन के भाग कितने भाग होंगे? 3। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया ये एक डिजीज़ है जिस डिजीज़ का डिस्कशन मैं क्लास में एक बार की थी, ठीक है। बहुत बार रिपीटेशन नहीं हुआ था इस डिजीज़ के बारे में, ज़्यादातर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पे रिपीटेशन चला था। पर एक डिजीज़ इसका भी नाम मैं वहाँ पर ली थी पर रिपीटेशन नहीं था, इसलिए शायद आपको याद नहीं होगा, पर मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूँ, ध्यान करा दूँ। फिनाइलकेटोनुरिया ये तो अगर मैं आपको यहाँ पर हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस के साथ कंबाइन करके समझा रही हूँ तो इतना तो ज़रूर समझ आ रहा होगा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात तो आपको समझ आ रही है कि फिनाइलकेटोनुरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया? आनुवांशिक रोग, ठीक है। आनुवांशिक रोग, ये आनुवांशिक रोग है। अब वही पूछा जा रहा है कि ये आनुवांशिक रोग किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है? ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। कहने का मतलब कि इसमें किस प्रकार के जीन के वजह से ये बीमारी लगती है।
आपको बताया गया है एक बात, जैसे कि जो इंसान होते हैं, जो मानव है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर्स कितने होते हैं? 46 है ना, 46। तो इंसानों में जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कैसे उसको लिखते हैं? 44 प्लस XX ऐसा फीमेल में लिखते हैं और 44 प्लस XY ऐसा मेल में लिखते हैं। ओके, ये सिंबलाइज थोड़ा उल्टा है, चलो हाँ, ये हो गया फीमेल के लिए और ये हो गया मेल के लिए। ओके, तो 44 प्लस XX फीमेल में होता है और 44 प्लस XY मेल में होता है। तो ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है? ये बता रहा है कि ये 44 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाएंगे। ठीक है, इसको ऑटोसोम कहते हैं। और जो XX है और जो XY है, ठीक है, ये 44 दोनों सेम है, ऑटोसोम कहलाएगा। और XX या XY इसको क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये लिंक क्रोमोसोम है। तो ये लिंक क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, और ये ऑटोसोम। ये तो वर्ड क्लियर हो गया आपका। ठीक है, इसी से रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ दिया जा रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो ये जो डिजीज़ है फेनिलकेटोरिया, ये किस तरह की डिजीज़ है? ऑप्शन ए, ऑटोसोमल रिसेसिव। अलिंक क्रोमोसोम अप्रभावी जो होंगे ना, वो उस तरह की बीमारी ये होती है। किस तरह की बीमारी है ये फेनिलकेटोरिया? असल में इसमें क्या होता है, जब इससे ग्रसित व्यक्ति जो है ना, जब एक तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि ये आनुवांशिक बीमारी है, ये हमको आपको ऐसे नहीं लग जाएगा। कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये बीमारी है उसके साथ बैठ जाओगे या बातचीत करोगे तो थोड़ी ना ये बीमारी लग जाएगी। ये पेरेंट से ही आप में आएगा। ओके, तो ये वाले डिजीज जब किसी को लग जाती है तो उसमें होता क्या है, इसमें वर्ड को समझ लीजिए। यहाँ फेनिलकेटोरिया मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ना, फेनाइल एलानिन। फेनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड है, याद है आपको? एमिनो एसिड। फिनाइल एलानिन एक फिनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड का नाम है। ओके, तो ये जो एमिनो एसिड है ना, ये एमिनो एसिड जब इस फेनिलकेटोरिया वाले पेशेंट, ये डिसऑर्डर वाले पेशेंट जब किसी तरह का प्रोटीन लेते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है। और इसके ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम होना चाहिए कि वो टूट करके ये हमारे बॉडी में जो है सही तरीके से एडजस्टेड रहे, बैलेंस रहे, वो चीज़ नहीं हो पाता। ठीक है, तो फेनिलकेटोरिया किस तरह की डिजीज़ हो गई? वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें कि जीन एक एडिशनल जीन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा जीन बन जाता है, जो जीन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड बनाना शुरू कर देता है। कोई भी तरह का वो प्रोटीन लेगा ना तो वो उसमें फिनाइल एलानिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बननी शुरू हो जाती है। ओके, उसके खिलाफ जो ब्रेकडाउन, इसके ब्रेकडाउन के लिए, इसके सही बैलेंस के लिए तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम भी सिंथेसाइज नहीं होता। ओके, तो दिस काइंड ऑफ डिजीज इज फेनिलकेटोरिया। ये डिजीज़ के बारे में हो गया। कैसा डिजीज़ है? अलिंक क्रोमोसोम अप्रभावी डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 19 इज इन RNA थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सीधा सीधा सा सवाल है आपका। एक RNA अणु में, आपका जो RNA होता है उस RNA अणु में थायमिन को किस क्षार के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? सीधा सवाल ये है कि अगर जो DNA में थायमिन होता है, तो अगर थायमिन के जगह पे RNA में कुछ लिखना है तो क्या लिखना है? यानी थायमिन की जगह पर RNA में क्या होगा? सीधा सा सवाल है। देन ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यूरासिल। DNA में थायमिन है पर RNA में ये थायमिन की जगह पर यूरासिल हो जाता है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित रोग के बारे में मैं आपको क्लास में डिटेल में समझाई हूँ, और यौन संचारित रोग जितने सारे होते हैं वो लगभग सारा ही मैं आपको क्लास में लिस्ट बनाकर समझाई थी। तो इसमें से यौन संचारित रोग जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। जितने सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं उसमें से ऑप्शन ए इज हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी इज गोनोरी यानी हिंदी में उसको सुजाक कहते हैं, टाइफाइड आम ज्वार कहते हैं, और सिफिलिस है। तो ऑप्शन A B C D ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन C टाइफाइड इज द राइट आंसर, आम ज्वार इज द राइट आंसर। ये सही जवाब है, क्योंकि ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है। ये बीमारी लगती है दूषित भोजन या दूषित पानी के कारण, ठीक है। दूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से ये डिजीज लगती है। ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। सो आंसर विल बी C। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 21? 21 is sterilization in male is called। नर के नसबंदी को क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगा? ये भी बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। ऑप्शन A इज वासेक्टोमी यानी शुक्रवाहिका उच्छेदन, B ट्यूबेक्टोमी डिम वाहिनी नली उच्छेदन, टर्मिनेशन या इमैस्कुलेशन विपुंसन। क्या लगता है? कुछ लोग ऑप्शन डी बोल रहे हो, कुछ लोग ऑप्शन ए बोल रहे हो। वाकई अगर डी बोलते हो, ए बोलते हो, तो दोनों सुनकर के एक जैसा लग रहा है और दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं है, ये ऐसे शब्द ही हैं कि आपको लगेगा, पर मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूँ तो समझ में आ जाएगी चीज़, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इन मेल यानी नर नसबंदी की यहाँ बात चल रही है, यानी मानव की बात चल रही है, इंसान की, ठीक है। इंसान नर की बात चल रही है। तो इंसान में क्या होता है ना कि उसका जो शुक्रवाहिका होता है, शुक्रवाहिका जिससे कि शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस शुक्रवाहिका को काट के उसको बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु ऊपर की तरफ आए ही नहीं, ठीक है। जो वास डिफरेंस है, उस वास डिफरेंस में जो स्पर्म आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेगा, वो अगर ट्यूब को ही कट करके बांध दिया जाए तो जो स्पर्म है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको ही नसबंदी कहते हैं। ओके, देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वासेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को कट करके बांधा जाता है। जो बोल रहे हो डी, वो क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता देती हूँ। सिंपली इमैस्कुलेशन क्या होता है ना, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जो कि जेनरली प्लांट्स में किया जाता है, ठीक है, पौधे में किया जाता है। जब कोई प्लांट को हम लोग आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कराते हैं, कृत्रिम ढंग से जब उसको आप निषेचित कराते हो, जो लक्षण आप पाना चाहते हो पौधे में, और उस लक्षण को पाने के लिए जब आप परागण करवाते हो ना ज़बरदस्ती दूसरे प्रकार के पादप से, तो मान लो कि एक पुष्प है आपके पास और दूसरा पुष्प है। इस एक पुष्प का परागकण आप एक पुष्प के ऊपर डालते हो, और जिस पुष्प के ऊपर वर्तिकाग्र के ऊपर आप परागकण डाले हो उसमें उसका खुद का भी परागकण है, ठीक है, उसका खुद का भी परागकण। तो वो परागकण अगर उसके ऊपर गिरेगा और आप जो डाले हो वो भी है, तो दोनों अगर आगे चल के निषेचित होगा तो जिस तरह का लक्षण आप चाहते हो वो लक्षण तो नहीं मिल पाएगा। ओके, तो क्या करते हैं, उसमें जो नर भाग है यानी पुंकेसर, उसको हटा दिया जाता है। ओके, तो उसके हटाने की प्रक्रिया एंथर, जो परागकोश है, उस परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं, ठीक है, ना कि नर को नसबंदी को कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सीधी चीज़ें यही है कि जो फ्लावर में आप कभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हो, उसमें पोलन ग्रेन्स जब डालते हो तो उसके खुद का भी पोलन ग्रेन्स है, उस पोलन ग्रेन्स को हटाने के लिए वहाँ एंथर हटाना होगा। तो रिमूविंग ऑफ द एंथर इज नॉन एज इमैस्कुलेशन, वो ये वर्ड है,
पर आपको यहाँ पूछा जा रहा है नर का नसबंदी, ये ह्यूमन के बारे में पूछा जा रहा है, मानव के बारे में। देन आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज राइट आंसर। तो यही छोटी छोटी चीज़ है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चलिए